आइए शुरू करते हैं 2016 का पेपर नंबर 2 फेज 2। पहला क्वेश्चन। भैया देखो, जो लोग घर बैठ के देख रहे हैं उनके लिए भी एक बात दोहरा देते हैं। भैया देखो, काम बड़ा आसान है जो आप करने वाले हैं। कारण है 3। खुशवा साहब, कारण कितने हैं? 3। पेपर देखा हुआ आएगा, रिपीटेड क्वेश्चंस होने हैं, और क्या क्या बताया था बेटा? आप लोगों ने क्या क्या बताया था? नहीं, जो आप लोगों ने बताया था वो क्या? बेटा जो पेपर आना है, पहली बात देखे क्वेश्चन आने हैं जो आज तक के सबसे मुश्किल पेपर हैं, आज उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। 5 से ज्यादा अधिक आपको टफ क्वेश्चन मिलेंगे नहीं। तो कहने का मतलब है इसलिए आप बड़ा निश्चिंत होकर पेपर देंगे। मेन मुद्दा है पेपर में आपकी मेंटल स्टेट कैसी होनी चाहिए। जब भी आपको कुछ क्वेश्चन मुश्किल मिले तो आपको मालूम होना चाहिए 5 से अधिक तो मुश्किल आते नहीं जी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, K1 K2 K3 K4 उनके डाइलेक्ट्रिक्स हैं। आपसे पूछा गया है अबू शाहिद पुत्र कि बताइए इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। तो K1 K2 K3 K4 सबको 1 कर दो और K इक्विवेलेंट 1 आना चाहिए। एक ही आंसर है। ऐसा ही एवरेज वेलोसिटी का भी आ सकता है, ऐसा ही रेजिस्टिविटी का भी आ सकता है। तो जब एवरेज वेलोसिटी हो तो V1 V2 V3 V4 सबको 1 कर दो, तो V को मतलब जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो भी 1 हो जाएगी, क्योंकि हमेशा 1 से ही चल रहा है तो एवरेज तो 1 ही आ जाएगी। यहां पर क्या हो रही है? चार्जिंग ऑफ बैटरी है, डिस्चार्जिंग। सेकंड क्वेश्चन में चार्जिंग है भैया, ध्यान से देखो। और चार्जिंग में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो क्या आता है? E प्लस आई आर। E प्लस, डिस्चार्जिंग में क्या आता है? E माइनस आई आर। E माइनस आई। और जब करंट 0 होता है तो आता है पोटेंशियल डिफरेंस E। तो यहां पे आना है E प्लस आई आर। आर कितना हो गया? 3। करंट कितना है? 2। 2 3 6 6 प्लस 3 9 9 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आता हुआ VA माइनस VB विल बी 9 वोल्ट। अगला कह रहे हैं 100 वोल्ट 500 वॉट का बल्ब है। 100 वोल्ट 500 वॉट, तो VI से अगर आप पावर कंपेयर करोगे, VI इक्वल टू पावर, तो बेटा जब करंट आता है 5 एम्पियर, जब करंट आता है 5 एम्पियर तो बेटा वो फुल ग्लो करता है 500 वॉट पे। अब कह रहे हैं बताओ, हमने लगा दिया 230 वोल्ट। अरे भाई 100 वोल्ट पे जलता है, 230 वोल्ट लगा दी, फूक जाएगा। कह रहे हैं यही तो चाहते हैं, फूके नहीं और 500 वॉट मिले। तो जो बल्ब है भैया उसके साथ सीरीज में कुछ लगाना पड़ेगा, और मैं चाहता हूं करंट कितना है बेटा? 5 एम्पियर है, तभी तो फुल ग्लो करेगा। करंट कितना है? 5 एम्पियर है मेरे प्यारे बच्चों। अब अगर 5 एम्पियर आएगा तो इसके क्रॉस 100 का ड्रॉप आएगा, इसके क्रॉस 130 का ड्रॉप आएगा। तो V कितना हो गया? 130। I हो गया 5। R आपको बताना है, बड़ा ही आसान है, 26। कह दो आ गया। देखो या तो, अब देखो आपके दिमाग में 2 सॉल्यूशन आ सकते थे इसके लिए। या तो आप पहले V स्क्वायर ओवर R से पावर मतलब अगर आपने ये पावर जो है उसको V स्क्वायर ओवर R करके पहले आप रेजिस्टेंस निकाल लो किसका? बल्ब का। ठीक है, या तो ये काम कर सकते थे और सोचें कि इसमें अगर आपको जो ड्रॉप आ रहा है वो 100 वोल्ट का ड्रॉप चाहिए, तो क्या रेजिस्टेंस लगाएं जिसमें 130 वोल्ट का ड्रॉप है, क्योंकि जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि सीरीज में जो पोटेंशियल ड्रॉप आता है वो IR आता है। क्या आता है भाई? कोई दिक्कत की बात? शंपा सब ठीक ठाक है? काम डन हो जाएगा? पक्की बात है? जब बोल पाओगे ना काम डन हो जाएगा तो ही होगा। बोलो काम डन होगा। अबे होके ही रहेगा यार, चिंता नहीं करनी है। राजस्थान वासियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा यहां पर रेजिस्टेंस कितना अच्छा, रेजिस्टेंस कोई निकालने को कह दे बेटा, देखो कोई बड़ी बात नहीं, 2023 में क्वेश्चन खाली इतना सा आ जाए, बताओ रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कर लोगे? पक्का कर लोगे? कितना आ रहा है बेटा बताएं? ये कितना हो जाएगा? 1000 अपॉन 500 कितना आ जाएगा? 20 ओम। अब सोचो 20 ओम में ड्रॉप आ रहा है 100 वोल्ट का, तो 20 ओम से ज्यादा होना चाहिए, 20 ओम से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 40 ओम नहीं हो सकता क्योंकि टोटल तो 130 है ना, 130 का ड्रॉप आना है। तो 20 ओम से ज्यादा, लेकिन 40 मत ले लेना भाई, क्योंकि 100 वोल्ट का ड्रॉप इसमें आ रहा है, 130 वोल्ट चाहिए ना, डबल थोड़ी ना चाहिए। अबे कह दो आ गया समझ में यार? तो पूरा निकाले बगैर भी दिख जा रहा है।
कह रहे एक टर्न की कॉइल थी, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड थी बी, म्यू नॉट आई बाई टू आर। पतीले, म्यू नॉट आई बाई टू आर थी मैग्नेटिक फील्ड, हमने एक टर्न से बना दी एन टर्न, तो एक का रेडियस क्या हो जाएगा आर बाय एन, तो एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या, म्यू नॉट आई बाई टू आर बाय एन, और एन टर्न्स हो गए तो इंटू एन कर देंगे, एन स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। कितने टाइम्स हो जाएगी, एन स्क्वायर टाइम। कह रहे हैं 60 डिग्री से घुमाने में इक्विलिब्रियम स्टेट से जो वर्क लग रहा है वो है W। तो बताओ वहां पे पकड़ के रखने के लिए, इक्विलिब्रियम में रखने के लिए टॉर्क कितना चाहिए, टॉर्क कितना चाहिए होगा। आइए देखें प्यारे बच्चों, भाई अगर पहले जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो थी माइनस एम बी कॉस जीरो, मतलब माइनस एम बी, 60 पे चलेगा तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, माइनस एम बी कॉस 60, माइनस एम बी बाई टू, तो वर्क डन कितना लग गया, एम बी बाई टू। और 60 डिग्री पे पकड़ के रखने के लिए टॉर्क कितना चाहिए होगा, एम बी साइन 60, एम बी साइन एम क्रॉस बी, एन आई ए क्रॉस बी कह दो आ गया। तो एम बी साइन 60 क्या हो जाएगा, एम बी रूट 3 बाई टू। तो जो वर्क हुआ था उसका रूट 3 टाइम टॉर्क चाहिए, जो वर्क हुआ था उसका रूट 3 टाइम टॉर्क चाहिए, कह दो आ गया भाई। अच्छा अभी मैंने कर लिए हैं 5 क्वेश्चन, इन 5 में से पहले ये बताओ कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो भयानक हैं, भयानक कितने, शायद अगर थोड़ा सा कहूं तो तीसरा वाला, उसके अलावा तो कोई नहीं। अगला फ्रीक्वेंसी पूछिए भाई सर्कुलर मोशन में। भाई हेलो मेरे को एक बात बताओ अंकिता पुत्र, बेटा रेडियस क्या होता है सर्कुलर मोशन में, आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी अंडर रूट 2 एम के बाई क्यू बी। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई एम बाई क्यू बी। टाइम पीरियड जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड स्पीड होता है, विच इज प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन, विच इज प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। 2 पाई एम बाई क्यू बी आती थी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम फ्रीक्वेंसी, बेटा 2 पाई आर बाय वी से निकाला था टाइम पीरियड, 2 पाई एम बाय क्यू बी कितना आया था टाइम पीरियड, 2 पाई एम बाय क्यू बी। टी सेकंड में एक चक्कर, तो एक सेकंड में कितने चक्कर, 1 बाय टी चक्कर, तो क्या आ जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, क्यू बी अपॉन ई बी अपॉन 2 पाई एम, ई बी अपॉन 2 पाई एम, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। बड़े ही आराम से कर पाएंगे क्योंकि ई बाय एम क्वेश्चन में दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, क्या हो जाएगा क्वेश्चन, यस। अगला कह रहे हैं 1 वाले में और 2 वाले में ये बताओ कि भैया ईएमएफ कितना आएगा। अरे भाई ईएमएफ होता है नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दूसरे वाले में तो जीरो आएगा और पहले वाले में जीरो नहीं आएगा, पहले वाले में जीरो, पहले वाले में फ्लक्स कैसे लिखेंगे बेटा, बेटा भले कैपिटल आर रेडियस का है लेकिन फ्लक्स तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू बी से लिखेंगे क्योंकि स्मॉल आर तक ही मैग्नेटिक फील्ड है। पहले भी बता चुका था मैं, अगर भले मैग्नेटिक फील्ड अगर स्मॉल आर तक है, कैपिटल आर रेडियस का कॉइल है, आपको जब फ्लक्स लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, बी इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर से, बी इंटू पाई, और नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। बच्चों कह दो आ गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। एल में, सी में और आर में पोटेंशियल ड्रॉप दे रखे हैं, क्या क्या है भैया, आर में है 80, एक में 40 और एक में 100। तो बेटा देखो मेरी बात सुन लो, रेजिस्टेंस में है 80, कितना है, अब इंडक्टर में है 40 और उसमें 100, तो 100 और 40 कट के क्या बन जाएगा 60। तो नेट वोल्टेज किधर को आ गई, इधर को। करंट और वोल्टेज तो सेम फेज में होते हैं, करंट इन रेजिस्टर और वोल्टेज इन रेजिस्टर तो सेम फेज में होते हैं, और ये नेट वोल्टेज आ जाएगी 100। तो ये 80 और ये 100, जो फेज डिफरेंस cos फाई आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 80 बाय 100 मतलब 0.8। पावर फैक्टर क्या होता है cos फाई, क्या होता है बेटा, बेटा अगर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर पता है तो करंट उसी के साथ सेम फेज में आएगा। अब जो भी VL माइनस VC मान लो अगर बड़ा है, अभी मैंने नीचे बनाया था क्योंकि VC बड़ा था, मान लो VL बड़ा होता और मान लो ये 60 होता तो ये 100 निकाल लेते और ये हो जाती नेट वोल्टेज। ये हो गया बेटा फेज डिफरेंस, cos फाई होता है पावर फैक्टर, 80 बाय 100 क्या आ जाएगा 0.8। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कह रहे एक एयर बबल को देखा है, ग्लास स्लैब के अंदर है, एक तरफ से देख रहे हैं तो बेटा डिस्टेंस दिख रहा है उसका h1 बाय म्यू, दूसरी तरफ से क्या दिखेगा h2 बाय म्यू, थोड़ा पास दिखेगा तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या हो जाएगा म्यू h1 और दूसरी तरफ से क्या हो जाएगा म्यू h2। थिकनेस ऑफ स्लैब क्या हो जाएगी h1 प्लस h2। नहीं आया समझ,
भाई मेरी बात सुन लो ध्यान से। अगर एक तरफ से डिस्टेंस दिख रहा है h बाई म्यू, दूसरी तरफ से देखेंगे तो भी पास दिखेगा h2 बाई म्यू, उन दोनों का सम कर दो, उसको म्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा थिकनेस ऑफ स्लैब। मैं कह रहा हूं अगर एक तरफ से डिस्टेंस है h1 तो आपको दिखेगा h1 बाई म्यू पे, दूसरी तरफ से डिस्टेंस है h2 आपको दिखेगा h2 बाई म्यू पे। ये तो दिखने वाली जगहें हैं, d1 प्लस d2 पे आपको दिख रहा है, म्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा h1 प्लस h2, जो टोटल थिकनेस है वो आ जाएगी, तो म्यू d1 प्लस d2। अब d1 प्लस d2 क्या है 8, 8 इंटू 1.5 क्या हो जाएगा 12। छी कह दो आ गया यार, बता रहा हूं। पास तो h बाई म्यू, दूर तो म्यू h, पास तो h बाई म्यू, जो इमेज बनती है अगर पास बनती है तो h बाई म्यू पे, दूर बनती है तो म्यू h पे। ये भैया कोई स्लैब है, मान लो यहां से बबल का जो डिस्टेंस है वो h1 है, आपको दिखेगा कहां पे h1 पे या h1 बाई म्यू पे, h1 बाई म्यू पे, नॉर्मल से अवे जाएगी रे आपको दिखेगा पास, d1 पे दिख रहा है मान लो आपको, यहां से देखा आप फिर से रे दूर जाएगी आपको दिखेगा कहां पे पास, d2 पे दिख रहा है, और मान लो यहां से डिस्टेंस था h2, तो d1 प्लस d2 क्या आ जाएगा h1 बाई म्यू प्लस h2 बाई म्यू, और h1 प्लस h2 है थिकनेस ऑफ स्लैब, म्यू क्या है 1.5, d1 प्लस d2 क्या है 8, 8 इंटू 1.5 कर लोगे 12 आ जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद आ गया है अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन गलत पूछा गया था, डिस्प्लेसमेंट करंट की पीक वैल्यू या करंट की पीक वैल्यू बात क्या होती है सेम होती है। तो बेटा मैंने आपको जब भी कहा था जब भी डिस्प्लेसमेंट करंट वर्ड आएगा तो आप क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट को काट देंगे, क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट को काट देंगे। तो बेटा यहां पर क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम, कैपेसिटेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस है 100 ओम, 220 ओम है वोल्टेज, तो 220 रूट 2 क्या हो जाएगा बताइए जरा, 220 रूट 2 क्या हो गया पीक वोल्टेज, क्या हो जाएगा ये पीक वोल्टेज, और 100 100 का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा Z क्या आ जाएगा 100 रूट 2, ये क्या आ गया 2.2 एम्पियर। तो करंट क्या आ गया बेटा पीक करंट क्या आ गया 2.2 एम्पियर, खल्लास। अगला क्वेश्चन बढ़ू, अरे भैया V इक्वल टू आई जेड मालूम है या नहीं मालूम है, Z क्या हो जाएगा बेटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। बच्चों कह दो आगे यार, कोई दिक्कत की बात, यक्षिता पुत्र आगे समझ में। इसके बाद कह रहे हैं इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड विथ टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी रेशियो n if the interference pattern कह रहे हैं इन दी इंटरफेरेंस पैटर्न आई मैक्स माइनस आई मिन, आई मैक्स क्या होता है अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर, आई मिन क्या होता है अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट, ऊपर आ जाएगा 4 अंडर रूट आई वन आई टू, और नीचे आई मैक्स प्लस आई मिन क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आई वन प्लस आई टू, बस खत्म बात यार। अब क्या कह रहे हैं इंटेंसिटी रेशियो क्या है n:1, आई वन बाई आई टू एन है, आई टू से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आई वन बाई आई टू, और 2 तो आ ही जाएगा, और आई वन बाई आई टू एन प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट एन अपॉन एन प्लस 1। कह दो आगे यार जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहे हैं पर्सन 50 से 100 400 सेंटीमीटर तक देख सकता है, उसको इंफिनिटी तक देखना है, बताओ कैसा लेंस लगाना पड़ेगा। अरे 400 तक तो वो देख पा रहे हैं ना, उसको इंफिनिटी का देखना है तो करना क्या पड़ेगा, उसको एक कॉनकेव लेंस का चश्मा बना के देना पड़ेगा ताकि जो इंफिनिटी की इमेज कहां बना दे 400 पे बना दे।
और 400 का तो वो देख ही लेते हैं। तो कितनी पावर का लेंस लगाना पड़े, कितनी फोकल लेंथ का, -4 मीटर का। तो पावर क्या हो जाएगी, -1/4, -0.25 मीटर का। अरे 400 सेंटीमीटर का, 4 मीटर का वो देख पाता है। इंफिनिटी का देखना, तो इंफिनिटी की इमेज 4 मीटर पे बना दो। इंफिनिटी की इमेज कहां बना दो, 4 मीटर पे। इंफिनिटी की इमेज कहां बनानी है, 4 मीटर पे। निकिता समझ में आ गया, तबीयत ठीक रह रही है बेटा? निकिता, स्मृति, आप पता है निशाना उसी की तरफ मारा था। चलिए भाइयों, समझ में आ गया यार? भाई इन्होंने मेरे को कतई टुल्लू समझ, मेरे को ये नहीं पता हो तुम्हारा नाम स्मृति है। अगर मैं तुम्हें आंख बंद करके भी याद करूं तो मेरे दिमाग में सबसे पहले नीली टी शर्ट ही आती है वाली, और जेएनवी का लोअर। चलिए आइए देखिए। हाँ तो देखो बेटा, मतलब कुछ बच्चे ना शरीफ है ना, रोज एक जैसे कपड़े पहन के, और कुछ लोग तो हैं भाई हीरोइन, रोज नए पहनाते हैं। टेंट हाउस है भाई अपना भाई। चलिए आइए देखिए। लीनियर अपर्चर whose width is 0.02 centimeters placed immediately before a lens of focal length 60 centimeter. The aperture is illuminated normally by a parallel beam of wavelength 5 into 10 की power minus 5 centimeter. The distance of the first dark band of the डिफ्रैक्शन पैटर्न, पहला डार्क बैंड सेंटर से कहां पे आता है बेटा? देखो मिनिमा के बीच की दूरी होती है 2 लैम्डा डी बाय, पर सेंटर से डिस्टेंस पूछेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा डी बाय। बेटा कह दो आगे यार, क्या सिखाई है ऐसी बातें? एक्सरे कोर्स से हट गया है, कराऊं क्वेश्चन या रहने दो? 16वां हटा दो फिर। क्वेश्चन क्या है बताना है क्या? छोड़ो फिर ना। चलिए, फोटोन विद 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आर इंसिडेंट ऑन अ कैथोड सी इन अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन कितना आ गया, 3। अब बेटा कह रहे हैं अगर आपने 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फेंका, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी हो जाएगी भाई, वर्तिका नहीं आई आज? तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 3 वोल्ट। अब ये कह रहे हैं इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए रिलेटिव टू सी। यार ये ना वर्ड ही अच्छा यूज नहीं किया, मतलब बिल्कुल गरीबी दिखा दी कि आदमी को ना मतलब ही नहीं पता है बात के। उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब तो रोकने के लिए कितना पोटेंशियल लगाए। और अगर कोई कह रहा है कि भाई ये पोटेंशियल ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, हाँ इसका मतलब समझ में आ रहा है। बेटा कैथोड कौन सा होता है और एनोड कौन सा होता है, याद है आप लोगों को, भूल चुके हो? एक क्या होता है, एमीटर, जो एमिट करता है इलेक्ट्रॉन को। एक क्या होता है, कलेक्टर। और सीसी साथ में नहीं आते, और सीसी साथ में, ये कलेक्टर हो गया, ये कैथोड हो गया, और ये एनोड हो गया। और अगर आपको बेसिक अपनी केमिस्ट्री की भाषा से समझना हो एनोड कैथोड, तो मैंने समझा रखा है, मैं नहीं बता रहा भैया, है ना। अब ये कह रहे हैं पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। एनोड का पोटेंशियल कैथोड के रिस्पेक्ट में तो नेगेटिव ही होना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और -3 वोल्ट आ जाएगा। अगला कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन जंप्स इन अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट एमिट्स अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। फोर्थ से थर्ड में आएगा तो कितनी वेवलेंथ का फोटोन निकलेगा, ज्यादा वेवलेंथ का निकलेगा, क्योंकि 1-2 में डिफरेंस ज्यादा होता है, 2-3 में कम होता है, 3-4 में और कम होता है। बेटा 1 और 2 में एनर्जी डिफरेंस आता है 10.2, 2-3 में क्या आता है 3.4 माइनस 1.9, कितना आता है 3.4 माइनस 1.9 कितना, 1.5। फिर 1.5 माइनस 0.544, 1 से भी कम। जैसे जैसे दूर जाते हैं एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, कम होता जाता है। तो वेवलेंथ जो आएगी बेटा, अगर जस्ट इमीडिएट ऊपर वाले से नीचे डीएक्साइट करेगा तो बेटा पहले कम वेवलेंथ निकलेगी, बाद में ज्यादा, उसके बाद में और ज्यादा, उसके बाद में और ज्यादा। एनर्जी डिफरेंस जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता जाता है, कम होता जाता है। क्या होता जाता है बेटा, कम होता जाता है। बत्ती जल रही है, वेरी गुड।
इसके बाद बेटा अगर मान लो सॉल्व ही करना हो, वैसे देखो बेटा 2 और 3 में जो एनर्जी डिफरेंस आएगा 3.4 1.5 0.544, तो ये कितना डिफरेंस हो गया 1.9, 1.9 का डिफरेंस आ गया ना, और ये कितना आ गया 0.96, तो लगभग हाफ हो गया यार, लगभग क्या हो गया हाफ, हाफ हो गया ना यार, देखना सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, लगभग हाफ ही तो हो गया, 2 और 3 में और 4 और 3 में जो एनर्जी डिफरेंस है लगभग हाफ। पर यार ये आंसर तो बन नहीं रहा वैसे यार, वेवलेंथ ज्यादा तो होनी चाहिए, पर यहां पर तो 3 लैम्डा दिखा रखी, तो एनर्जी तो 1/3 हो गई, ज्यादा वाली दो केस में आ रही है, 0.85 होगा, इसमें 0.85 है डिफरेंस, इसमें कितना है 3.4 और 1.5 का डिफरेंस, अच्छा यहां पे 0.85 होती है एनर्जी, अगली होती है, ओ आई एम सॉरी, अगली आती है 0.5, ओ आई एम सॉरी, तो बेटा यहां एनर्जी डिफरेंस क्या आ रहा है 1.9 और यहां पर क्या आ रहा है 0.65, तो बेटा ये 3 टाइम्स है एनर्जी, तो यहां पर वेवलेंथ लगभग 3 टाइम्स आएगी, वेवलेंथ लगभग 3 टाइम्स, देख लीजिए, मतलब अगर याद नहीं हो तो गड़बड़ हो जाती, 1/λ वाला ही ज्यादा सही है, 1/λ वाला ही ज्यादा सही है। ये पहले वाले की एनर्जी 13.6 होती थी, दूसरे की 3.4, 1.5, 0.85, 0.544। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 40% डिके से 85% डिके, 60% बचे से 15% बचा, आधे का आधा, दो हाफ लाइफ, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन करूंगा मैं। अगला कह रहे कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, बड़ी अच्छी बात है, ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर ऑफ 2 किलो ओम इज 4 वोल्ट, कलेक्टर आउटपुट वोल्टेज है 4 वोल्ट, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर 100 है, तो ये कौन सा वाला है बताओ, बीटा या अल्फा, बीटा, बेस रेजिस्टेंस क्या है 1 किलो ओम, तो रेजिस्टेंस गेन क्या हो गया 2, इनपुट वोल्टेज पूछिए, वोल्टेज गेन क्या होता है बताइए जरा, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन, और आउटपुट वोल्टेज क्या दे रखी है 4, और इनपुट वोल्टेज निकालनी, कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर लेंगे बाबूजी, 2/100 0.02 वोल्ट, 20 मिली वोल्ट। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं आइडियल डायोड्स है, करंट कितना आएगा, D1 की तो रिवर्स बायसिंग होगी, उसमें तो करंट जाएगा नहीं, और D2 हो गया जीरो रेजिस्टेंस, 2 और 2 4 हो गया रेजिस्टेंस, 100/4 कितना आ जाएगा 2.5, वेदिका तेकाम को समझ में नहीं आया बेटा, D2 की D1 की झंड हो जा रही, रिवर्स बायसिंग है, देखो तो सही, देख नहीं रही हो तुम, D1 की झंड हो जाएगी और D2 की फॉरवर्ड बायसिंग है, वो बन जाएगा जीरो रेजिस्टेंस, देख पा रहे हो, और बेटा अगर वो बन गया जीरो रेजिस्टेंस, D2 वाला बन जाएगा क्या जीरो रेजिस्टेंस, तो बेटा 2 और 2 4 हो गया सीरीज में रेजिस्टेंस, 10/4 2.5। अगले वाले में कह रहे हैं जब सारे जीरो हैं तो आउटपुट क्या आएगा, जीरो जीरो से जीरो आएगा, फिर जीरो 1 आ जाएगा, और जब सब 1 है तो क्या आ जाएगा 1 1 से 1 आएगा, इधर 1 1 से 1 1 का आउटपुट जीरो, तो 1,0 आएगा, शायद ये तो आपका मन कर रहा होगा प्रदीप सर ना ही बताएं, बेटा ये ना आने हैं क्वेश्चन, चलो बता ही देता हूं, 0 0 0, इसके आगे नॉट लगाए तो नॉट अलग से लगा देता हूं, 0 0 से 0 आएगा, 0 0 से 0 आएगा, आउट जीरो का नॉट 1, अब अगर 1 1 1 है तो क्या आएगा, अब गोले में बना देता हूं, 1 1 से 1 आएगा और ये 1, तो यहां पे 1 पहुंचेगा और 1 का नॉट क्या हो जाएगा 0, खत्म भाई, बहुत ही बकवास है यार। अगला कल भी मैंने कराया था, कराने के पीछे उद्देश्य ये नहीं था कि मैं आपको एक टुच्चा सा डायमेंशन फॉर्मूला का एक कॉन्सेप्ट बताऊं, बताने का तरीका था कि मैं कैसे सॉल्व करता हूं, बताने का तरीका क्या था बेटा, मैं कैसे सॉल्व करता हूं। जुनैद प्लीज कम हियर एंड रब द बोर्ड, शमीम यू ऑल्सो कम हियर एंड रब द बोर्ड, और माय डियर तेजस्वी सब ठीक ठाक है बेटा, यार मेरे को पानी की बोतल, भाई इसको कपड़ा दो भाई,
कॉल कल्पना मैम। अरे आ गया कपड़ा आ गया। शमीम प्लीज कम यार, तब तक तुम यहां अटका लो इसको। अरे अटका ले यार। जी प्यारे बच्चों, देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं लेंथ को एक्सप्रेस करना है एच की टर्म्स में, सी की टर्म्स में और न्यूटन, एच सी और जी की टर्म्स में, एच सी और जी की टर्म्स में। बहुत ही शानदार। लेंथ को एक्सप्रेस करना, किसको एक्सप्रेस करना है? लेंथ को। थोड़ा ताकत लगाओ। लेंथ इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एच की पावर ए, जी की पावर बी और सी की पावर सी, कोई बात। जी माय डियर फ्रेंड्स, हाँ निकालो निकालो, बस इतना मिनट दो। अब देखो बेटा, एच का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा। एच न्यू होती है एनर्जी, एच बाय टाइम, एनर्जी इनटू टाइम, एमएल टू टी माइनस वन। ओ अच्छा, आप वैसे करना चाह रहे हो इसको। डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्ट लिखवा रहा हो आंसर। हट, एच न्यू एनर्जी होती है, एच बाई टी एनर्जी होगी, तो एच क्या हो जाएगा? एनर्जी इनटू टाइम, एमएल टू टी माइनस वन। बिल्कुल सही है बेटा, जो आपके मन में पहला फॉर्मूला आ जाए उससे कर लें। जी का बताएं क्या होता है बेटा? जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, तो एम माइनस वन, बेटा कोई मदद कर दो, एल थ्री टी माइनस टू। सही बोल रहा हूं? इसके बाद बेटा सी, सी क्या हो गया? एल टी माइनस वन की पावर सी, और यहां गया पावर बी। अब देखो बेटा, ए माइनस बी आ रही है मास की पावर, इधर मास की पावर जीरो है, ए और बी बराबर होने चाहिए, तो एच और जी साथ में आएंगे। पहली बात, एच और जी साथ में आएंगे। किस किस ऑप्शन में साथ में बताइए? थर्ड और फोर्थ, और दोनों में पावर क्या है? 1/2। इसका मतलब ये हो तो 1/2 ही गया, हो तो ये 1/2 ही गया, और टाइम की पावर क्या बननी चाहिए? जीरो। तो बेटा ये क्या बन रहा है? माइनस हाफ, माइनस वन, माइनस सी इक्वल टू जीरो, टाइम की पावर जीरो। और ये क्या हो जाएगा? -3/2, उधर जाके सी क्या आ गया? -3/2। तो जो सी की पावर है वो -3/2 आ रही है, वो नीचे आएगा और 3/2 आएगा, ऑप्शन 3। मतलब हमने खाली ये देखा ए और बी बराबर है, एच और जी साथ में आएंगे, और दो जगह साथ में आ रहे, दोनों में पावर 1/2 है। हाँ, मैंने कहा आपने कोई शायद डायरेक्ट तरीका सोच लिया, मैंने नहीं सोचा था। वैसे कोशिश करेंगे तो निकाल तो लेंगे, लेकिन छोड़ो यार, ये शायद आसान है। जी इसके बाद बेटा क्वेश्चन कह रहे बताइए दोनों कार्स की वेलोसिटी कब बराबर होगी? बेटा dx बाई डी टी होती है वेलोसिटी, dx बाई डी टी क्या होती है? वेलोसिटी। a प्लस टू बी टी, ए प्लस टू बी टी, ये हो गई पहले की वेलोसिटी, और दूसरे की वेलोसिटी क्या जाएगी? एफ माइनस टू टी। अब बेटा यहां से टाइम निकाल लीजिए कब दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी। dx बाई डी टी से वेलोसिटी निकाली, दोनों की बराबर कर दी। अगले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दिखा रखा है फोटो में, और पूछी है रफ्तार। बेटा एक्सेलरेशन जो है क्या वो रेडियस के अलोंग है? नहीं नहीं, 30 डिग्री पे रेडियस से। इसका मतलब एक कंपोनेंट देगा रेडियल एक्सेलरेशन और एक देगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है? वी स्क्वायर ओवर आर। रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है? वी स्क्वायर ओवर आर। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? आर अल्फा। क्या होता है बेटा? बच्चों कह दो आगे यार। माय डियर फ्रेंड हार्दिक बिष्ट पुत्र एचबीपी, बेटा मैं बस ये कहना चाह रहा हूं मिस्टर हार्दिक बिष्ट, कि यहां पर जो कंपोनेंट आएगा एक्सेलरेशन का, किधर को? रेडियस के लॉन्ग, दैट इज ए कॉस 30, दैट इज ए रूट 3/2, इसको वी स्क्वायर ओवर आर के बराबर कर लीजिए। 15 रूट 3/2 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर। आर क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 2.5, खाली और खाली एक ही अननोन है, वी। मेरे हिसाब से बड़े आराम से आप निकाल लेंगे, वो भी बिना पेन गिराए। अरे कह दो आगे यार। टेंजिन समझ में आ रहा है बेटा? काफी लोगों ने मेरा साथ दिया आखिरी दिन तक।
प्रियांशु अनएक्सपेक्टेड, मेरे को लगा था ये तो थोड़े टाइम बाद कहेगा मेरे को शक्ल भी नहीं देखनी इस आदमी की। चलिए, अब बेटा कह रहे हैं वैल्यू ऑफ इंपल्स इंपार्टेड बाय दी वॉल, मतलब चेंज इन मोमेंटम। बेटा पहले फाइनल वेलोसिटी ये हो गई और इनिशियल वेलोसिटी ये थी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज फाइनल मोमेंटम प्लस नेगेटिव ऑफ इनिशियल मोमेंटम। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो mv और बीच में एंगल क्या हो गया 120। अगर बीच में एंगल 120, दो वेक्टर अगर बराबर मैग्नीट्यूड के हो, बीच में एंगल 120, तो रिजल्टेंट क्या था, दोनों के बराबर mv। अगला बेटा कह रहे हैं एक ना ब्लॉक लटक रहा है, धागे से ना एक ब्लॉक लटक रहा है, गोली मार दी किसी ने, क्या करी, गोली मार दी, निष्ठा। तो गोली मार दी किसी ने, ये स्मॉल एम है ये कैपिटल एम है। बेटा गोली मारी, गोली निकल गई और उसके बाद ब्लॉक पता है कितनी हाइट तक गया, ब्लॉक h हाइट तक गया निष्ठा। कितनी हाइट तक गया निष्ठा, h हाइट तक गया ब्लॉक। तो बेटा इसकी वेलोसिटी क्या हो गई होगी, जैसे ये चला होगा √2gh, क्योंकि अगर h हाइट पे जाए तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, √2gh। कैसे, हाफ mv² एनर्जी दी और h हाइट तक चला गया, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना कितना था mgh, तो उतनी एनर्जी होनी चाहिए। तो यहां से v क्या आ जाएगा √2gh। अब कह रहे हैं बताओ ये गोली कितनी वेलोसिटी से बाहर निकलेगी, तो m इंटू यू इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, m इंटू वी इसकी फाइनल वेलोसिटी पूछी है, प्लस m इंटू √2gh। खाली और खाली एक ही अननोन है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का क्वेश्चन है। कोई ऑब्जेक्ट अगर h हाइट तक जा रहा है, अंशु कुमारी पुत्र कुमारी, तो कहने का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी √2gh। बस m इंटू यू, क्योंकि ये तो रेस्ट पे था, बराबर स्मॉल m इंटू वी प्लस कैपिटल M इंटू √2gh। वैल्यू पुट करके आंसर नहीं निकाल रहे, कॉन्सेप्ट सीख ले रहे हैं, ताकि यही जब कॉन्सेप्ट रिपीट हो हम आराम से कर पाए। बेटा अगर दो आइडेंटिकल मासेस टकराते हैं, बेटा एक बारी फटाफट से बता दो, सेम मास होते हैं इलास्टिक कोलिजन, तो वेलोसिटी क्या होती है, इंटरचेंज। एक के पास 0.5 और दूसरे के पास -0.3। अब कह रहे दूसरे के पास और पहले के पास, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरे के पास और पहले के पास 0.5 एंड -0.3। अगला क्वेश्चन 29, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों 28 और 29 क्वेश्चन। तो बेटा अब आप देख लो, हम 16 का दूसरा पेपर कर रहे हैं, 15 का दूसरा पेपर इसके बाद करेंगे। आप ये देखो, ये हम बोलते हैं, खुद भी बोलते हैं, आज तक आप भी सुनते आए थे कि बेटा ये बड़े मुश्किल पेपर है। आप देखिए बहुत ज्यादा जान नहीं है, कुछ क्वेश्चन में जान है। पिछला क्वेश्चन एक लेंदी क्वेश्चन जरूर था 27th वाला, है ना, लेकिन इतना भी नहीं। आइए देखिए इसके बाद कहानी आगे बढ़ाते हैं। कह रहे हैं इनिशियल पोजीशन वेक्टर आर आई है, फाइनल पोजीशन वेक्टर आर एफ, ये डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो आर आई वेक्टर प्लस एस वेक्टर इक्वल टू आर एफ वेक्टर, एस क्या हो जाएगा आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर, है ना। अब बस एफ डॉट एस से वर्क डन निकाल लेंगे। अच्छा क्या कह रहे हैं, व्हेन अ फोर्स दिस इज अप्लाइड पार्टिकल मूव्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, 4 आई कैप माइनस माइनस 2 आई कैप 6 आई कैप हो गई डिस्प्लेसमेंट आई कैप में, और प्लस -5 जे कैप। के कैप में क्या है मेरे को कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि फोर्स का के कैप का कोफिशिएंट 0 है। तो 4 6 24, 24 माइनस 15, गलत हो गया, 4 माइनस, ओ हो वो जे कैप है यार, जे कैप है पहले। तो देखो बेटा यहां पर ये आ रहा है 2 आई कैप माइनस जे कैप, 2 आई कैप माइनस जे कैप। तो 4 2 8, 8 माइनस 3 कितना आ गया बेटा 5 जूल आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर है, बताओ एंगुलर मोमेंटम किसका जाता होगा। बेटा काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई से मल्टीप्लाई करिए, आई से डिवाइड करिए, एल स्क्वायर बाई 2आई लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को। अगर एल ज्यादा होगा तो आई ज्यादा होगा। अगर कह रहे दो चीजों की काइनेटिक एनर्जी बराबर है, घूमती हुई चीजों की काइनेटिक एनर्जी होती है एल स्क्वायर बाई 2आई। अगर ये चीजें दो के लिए ये चीज बराबर आ रही है, इसका मतलब एल ज्यादा होगा तो ही तो आई ज्यादा होगा, एल ज्यादा होगा तो ही तो आई ज्यादा होगा। कह दो आ गया समझ में यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
और सब ठीक ठाक है दोस्त जी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाई एक स्फीयर है और एक सिलेंडर है, दोनों घूम रहे हैं डायमीटर्स के अबाउट, बताना है उनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। बेटा कह रहे हैं स्फीयर की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ 2/5 mr²। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, 2/5 mr² ओमेगा स्क्वायर। लेकिन कह रहे हैं सिलेंडर की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो डबल है, तो हाफ mr²/2, 2 ओमेगा का स्क्वायर। क्या रेशियो नहीं ले पाओगे यार? कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताओ। क्या कह रहे हैं मयंक मेरे दोस्त? कह रहे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताओ। हाफ 2/5 mr² ओमेगा स्क्वायर, हाफ mr²/2, 2 ओमेगा का स्क्वायर। बेटा क्या बन जा रहा है, देखो ध्यान से, 2 हाफ कट जाएगा, वो 4 बन रहा है, और ये 4 उड़ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 1/5। बेटा कह रहे हैं अगर दो मासेस है m1 m2 और कह रहे हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ क्या था, म्यू एल स्क्वायर, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 एल स्क्वायर। मैंने कहा था ये याद होना चाहिए। याद आ गया नहीं याद आ गया? सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 एल स्क्वायर। कह दो आ गया समझ में यार? नहीं आया है क्या? चलिए हो गया। अबे हाँ ना बोल दो यार। देखो अगर आपको लग रहा हो कि मेरे को ऑप्शन से ही पहचानना है, तो किसी एक मास को जीरो मान लो। दोनों पॉइंट मास है, एक मास को जीरो मान लो, तो सेंटर ऑफ मास कहां आ जाएगा, उसी पे आ जाएगा। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर कोई भी एक मास जीरो होगा तो आंसर जीरो आएगा। अगर m1 जीरो होगा तो भी जीरो, m2 जीरो होगा तो भी जीरो। आइदर सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन। कौन कौन से ऑप्शन में ऐसे आ गया, या तो सेकंड या तो थर्ड। अब अगर सोचो, अगर m या तो सेकंड या तो थर्ड, अब अगर मान लो m1 m2 बराबर होते तो ये भी m और ये भी m, तो ml/2 स्क्वायर ml/2 स्क्वायर, तो ml²/2 आएगा, जो कि सेकंड में नहीं आ रहा है, तो थर्ड वाला आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, बेटा g कैसे वेरी करता है r के साथ साथ, बेटा बता दो। अगर नीचे वाला ऑप्शन नहीं है तो ऊपर वाला ले लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बताइए टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। h हाइट पे एक सैटेलाइट घूम रही है, कितनी हाइट पे? तो बेटा एक बात बता दो, h हाइट पे अगर एक सैटेलाइट है, पोटेंशियल एनर्जी -gmm अपॉन r प्लस h। टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। gm क्या हो जाएगा, gr²। क्या हो जाएगा बेटा, mgr² अपॉन 2r प्लस h। mgr² अपॉन 2r प्लस h का नेगेटिव। अगले क्वेश्चन में कह रहे सरफेस टेंशन बताओ। पहले एक रेक्टेंगुलर सोप फिल्म थी जिसका एरिया था 4/2, 8 था, और बाद में क्या हो गया, 5 4 20 हो गया। 12 का इंक्रीज आया ऐसे लग रहा है, लेकिन 12 का इंक्रीज आया होगा या 24 का, 24 का। T इंटू 24 इंटू 10 की पावर -4, ये हो गया वर्क डन, जो 3 इंटू 10 की पावर -4 के बराबर है। आंसर क्या आ गया, 1/8। 1/8 को क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 0.5 0.5 0.5 0.125। कह दो आ गया समझ में? क्या क्वेश्चन बहुत भयानक लग रहे हैं? मैं आपसे फिर कह रहा हूं बेटा, अभी तो मैं जिस जमाने के पेपर डिस्कस कर रहा हूं ना, आज आपको लग रहा है पेपर डिस्कशन। अगर मैं 22 के तीनों पेपर डिस्कस कर रहा होता ना, तो आप कहते बुलाया क्यों? अभी ये जिस जमाने के ना, अभी आपको भी हम ना, इंसान ना भूलता बड़ी जल्दी। आप लोगों को लग रहा होगा नहीं नहीं ऐसा ही तो लेवल होता है, ना ना ना। 22 का पेपर आज ही जाके करना, आपको हंसी आने लग जाएगी इस पेपर के सामने। इसी बात पे शमीम का मन कर रहा है कि आऊं और मिटो के चला जाऊं। चलिए बैठे रहे कोई बात। 36, ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बेटा बेटा मेरे को एक बात बस ये बता दे कि पानी ऊपर कब चढ़ता है। पानी ऊपर कब चढ़ता है बेटा बता दो, जब एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, तो बेटा उस टाइम क्या होता है, ऐसे फोर्स होता है पानी ऊपर चला जाता है, और जब ऑब्ट्यूस होता है तो पानी नीचे चला जाता है। तो एक्यूट ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे पानी ऊपर जाता है, तो बेटा देखो 3 केस में ऊपर जाता है, तो 0 से π/2 के बीच में एंगल होंगे।
तो पाई बाय 2 से पाई वाला गलत हो गए, 1 2 ऑप्शन उड़ गए, 0 से पाई बाय 2 वाले 2 हैं। अरे यार, बिल्कुल मूड खराब कर दी। अब देखो बेटा मेरी बात सुनो, क्या आता है बेटा 2t cos थीटा बाय आर रो जी। क्या कह रहे, सब में बराबर हाइट तक जा रहे हैं। अच्छा, सरफेस टेंशन भी सब में बराबर है, तो जो बराबर है उस पर क्रॉस मार दो, आर रो जी। जी तो सबके लिए बराबर हो गई, एच सबके लिए बराबर है, तो कॉस थीटा बाय रो, रेडियस ऑफ ट्यूब भी सबके लिए बराबर है भाई। तो कॉस थीटा जिसके लिए बड़ा होगा उसके लिए रो बड़ा होगा। रो 1 बड़ा है तो कॉस थीटा बड़ा कहो, थीटा छोटा हो तो थीटा 1 सबसे छोटा हो, थीटा 2 बड़ा, थीटा 3 सबसे बड़ा। नहीं आया समझ में? अबे जिसके लिए डेंसिटी ज्यादा है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, न्यूमरेटर भी ज्यादा होगा, तभी तो वैल्यू कांस्टेंट रह सकती है। बताओ यार, कह रहे हैं दो दो सेम मास की बॉडीज को कांटेक्ट में लेके आए, एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बेटा देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लो दोनों की स्पेसिफिक हीट बराबर होती, तो क्या होता, उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने के लिए जो हीट चाहिए होती, उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटाने के लिए वही हीट रिलीज होती, तो 50 आ जाता टेम्परेचर। लेकिन कह रहे हैं जो बॉडी जब टेम्परेचर ज्यादा है तो स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, मतलब टेम्परेचर ज्यादा है तो स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। इसका मतलब पता है क्या हुआ, जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बॉडी है उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, बराबर होती है 50, उसका उसकी ज्यादा है, मतलब जब उसका 1 घटेगा तो ऐसा मान सकते हो उसका 2 बढ़ जाएगा, उसका 2 बढ़ जाएगा। क्या 2 समझ में आ गया भाई? एक सेकंड, बेटा एम एस डेल्टा टी दोनों के बराबर कर रहे हैं ना, एम तो बराबर है, दूसरे की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है तो उसका डेल्टा टी कम आएगा, क्योंकि एस डेल्टा टी दोनों का बराबर है। तो जिसका एस ज्यादा है, ज्यादा टेम्परेचर, उसका डेल्टा टी कम आएगा, फाइनल टेम्परेचर 50 से ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन जेई में भी आया है, ये क्वेश्चन नीट में भी आया है, ये एक बहुत शानदार क्वेश्चन है। अच्छा ये ना भी आपको ना कभी कभी ऐसा लग सकता है मेरे बताने पे कि ये क्वेश्चन में कोई खास बड़ी बात नहीं, मैं जेई जब बोल रहा हूं तो जेई एडवांस में आया वो क्वेश्चन है। तो क्या हो गया, ये मतलब क्वेश्चन खुद से सोचने में मतलब, लेकिन मतलब मजा आ जाए अगर बच्चा खुद से अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में सोच ले तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आइए, 3T से 2T हो रहा है, 10 मिनट्स में रूम टेम्परेचर T है, अगले 10 मिनट बाद क्या होगा बेटा? अगर बहुत ध्यान से याद करें, प्रदीप सर ने एक बात बताई थी, डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी नॉट ई की पावर माइनस के टी, वही फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस क्या था, 3T और T का 2T, और फिर क्या रह गया, T रह गया, हाफ लाइफ है 10 मिनट, अगले 10 मिनट में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस उसका भी हाफ हो जाएगा, जो भी T है टेम्परेचर डिफरेंस वो T/2 रह जाएगा, दैट इज फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा 3T/2। अगर आप ऐसे सोच पाए तो डेल्टा टी होता है डेल्टा टी नॉट ई की पावर माइनस के टी, मैं ये नहीं कर रहा हूं, यही एक तरीका है। अब मेरे दिमाग में बाई चांस आया कि भाई देखो डेल्टा टी की जो वैल्यू थी इनिशियल, 3T बॉडी का टेम्परेचर था, सराउंडिंग का था T, 2T था टेम्परेचर डिफरेंस, और बाद में क्या हो गया 2T हो गया, तो T रह गया टेम्परेचर डिफरेंस, तो टेम्परेचर डिफरेंस हाफ हो गया 10 मिनट में, अगले 10 मिनट में उसका भी हाफ हो जाएगा, तो T था T/2 रह जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस। बाकी अगर आपको लगे नहीं वी आर गुड पीपल तो आप ऐसे करेंगे, 3T minus 2T/10 is equals to average is proportional, average rate of cooling is proportional to average temperature difference, 2.5T minus T 1.5T, ये हो गया एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस। अगला 2T माइनस जो भी फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा T-10 इज इक्वल्स टू एवरेज टेम्परेचर 2T प्लस T-2 माइनस TS दैट इज माइनस T। बस इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए और T- निकाल लीजिए, फिर 3T/2 आ जाए। अरे कह दो आगे यार, अहमद अली,
तो 2016 का पेपर खत्म होता हुआ बेटा, पंतनगर कितने लोगों का सेंटर है आप में से? पंतनगर किसी का सेंटर पड़ा है क्या? नहीं, मतलब उसने डाला था, किसी ने हल्द्वानी डाला है, पंतनगर आया, ऐसा कोई है? अरमान कोरी बना कर रहा है वो, इसने तुमको कहा था? चांटा मार देंगे, अफवाहें फैला रहा है। हाँ, ये देखिए। अच्छा, सरस्वती एकेडमी कितने लोगों का पड़ा है? पिछली बार तो सबसे ज्यादा थे। यूनिवर्सल में कितने लोग हैं? ये तो बड़ा स्कूल है यार, तो यूनिवर्सल जाएंगे हम तो। अबे इन्विजिलेट करने नहीं आ रहा हूं, खाली तुमको वहां पे धकेलने आऊंगा, अंदर निकलो। और मैं वहां तब तक खड़ा रहूंगा कि जो पहले निकल रहा होगा उसको तुमने मारना है बाहर निकलते ही, कि पूरा टाइम करके निकलोगे। नहीं, यहां निकल जाते हो, जब यहां तुम लोग पागल बनाए तो वहां पे बना दिया, तो मैं खुद खड़ा रहूंगा बाहर। निकलो सही बाहर, तुम लठ लेके खड़े होंगे वहां पे। चल भाई आजा। अरे कामयाब तो होके ही रहेंगे यार। चलिए, कोई टेंशन की बात नहीं भाई, मेरी किस्मत है बहुत बढ़िया, मैं आपको तो पहले बता दूं। ऐसे तो ना मैडम से शादी हुई है, मैं क्लास का लास्ट रैंकर, मैडम टॉपर, तब भी बात बन गई ना। क्या अभी भी ऐसा ही है? तो क्या हो गया, अब हैं तो हैं भाई। मतलब मैं तो बस ये कह रहा हूं कि आपका रिजल्ट बढ़िया आना है, क्योंकि किस्मत जुड़ गई ना, सब अच्छा होगा। हम एक बात बिल्कुल ईमानदारी की बता रहे हैं, क्लास लेने में एफर्ट लगती है, क्लास लेने में एफर्ट कम लगती है, क्लास के लिए प्रिपेयर करने में एफर्ट लगती है, इसीलिए आखिरी में कोचिंग चलती नहीं। आपको हमने झूठ बोला था, आज जब आप आए थे ना, हमको सांस की परेशानी हो रही थी, आपने फील किया था शायद, आप ऑफिस में आए थे। परेशानी वो स्ट्रेस रिलेटेड होती है, कि मतलब मैं भी क्लास में आने से पहले ऐसे थोड़ी ना कि भाई 2016 का पेपर कराने चल भी करा दी, एक बार ही पहले फटाफट से पढ़ लेते, ताकि क्लास में जाके पेपर रीड करके आपका टाइम खराब ना करे, कहीं कैलकुलेशन ऐसी हो जहां पर मैं बता सकूं तो जरूर बताऊं, सोच के आते ना। तो कह रहे हैं इतनी मेहनत करिए, कैसे खराब रिजल्ट आ जाएगा यार, कभी होता ही नहीं यार। तो रिजल्ट तो अच्छा ही आना, रिजल्ट तो पीवी की पावर एक्स कांस्टेंट, इस प्रोसेस का नाम होता है पॉलीट्रॉपिक। कौन सा होता है? पॉलीट्रॉपिक वो सारे प्रोसेस का नाम होता है जिनकी मोलर स्पेसिफिक हीट्स कांस्टेंट होती है। जब भी पीवी की पावर एक्स कांस्टेंट में रिप्रेजेंट कर सके, अभी मैं डिराइव नहीं करूंगा, ये वो प्रोसेस है जिनकी मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होती है। कुछ ऐसे प्रोसेस भी होते हैं जिनकी मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट नहीं होती, किसी की वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ बढ़ती चली जाती है, किसी की वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ घटती चली जाती है, किसी की टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ती चली जाती। तो ये वो सारे प्रोसेस है जिनकी मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू होती है सीवी माइनस आर अपॉन एक्स माइनस वन। सीवी माइनस आर अपॉन एक्स माइनस वन, सीवी माइनस आर अपॉन एक्स माइनस वन। भैया सीवी माइनस आर अपॉन एक्स माइनस वन, सीवी माइनस आर अपॉन एक्स माइनस वन, सीवी माइनस आर अपॉन एक्स माइनस वन। भैया सीवी माइनस आर अपॉन एक्स माइनस वन। सीवी क्या है? 3r/2। कैसे? मोनोटॉमिक गैस है,
एफ आर बाई टू, तो एफ क्या हो गया 3, आर तो आर है, एक्स क्या है पीवी क्यूब, तो 3 दे रखा 3 माइनस 1 2, 3 आर बाई टू माइनस आर बाई टू क्या आ जाएगा आर, खल्लास। सीवी माइनस आर अपॉन एक्स माइनस 1, भैया सीवी माइनस आर अपॉन एक्स माइनस 1, भैया सीवी माइनस आर अपॉन एक्स माइनस 1। अगला क्वेश्चन नंबर 40 कह रहे T2 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेफ्रिजरेटर है, T1 डिग्री सेंटीग्रेड रूम का टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड आइडियली। बेटा मेरी बात सुन लो ध्यान से, T2 है रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर, T1 है रूम का टेम्परेचर। अरे सुन लो, अरे T2 है रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर, T1 है रूम का टेम्परेचर। T2 है रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर बोल लो, और T1 है, क्या कह रहे हैं भाई, कह रहे हैं अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। एक जूल जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी तो कितनी जूल एनर्जी रूम को मिलेगी। आइए हीट पंप फिर से बनाते हैं, लोअर टेम्परेचर से हीट उठाते हैं, हायर टेम्परेचर पे डालते हैं, Q2 हीट उठाई, W वर्क किया और Q1 फेंक दी। Q2 हीट उठाई, W वर्क किया, Q1 फेंक दी। Q1 इक्वल टू T1 डेल्टा S, Q2 इक्वल टू T2 डेल्टा S, W इक्वल टू T1 माइनस T2 डेल्टा S। अब कह रहे हैं जब T1 माइनस T2 डेल्टा S वर्क होगा ना भैया, ये वर्क होगा तो हीट रूम को क्या फेंकेंगे T1 डेल्टा S। तो जब 1 वर्क होगा तो कितनी हीट देंगे T1 अपॉन T1 माइनस T2 बस। लेकिन ये केल्विन में है तो T1 प्लस 273, और डिफरेंस तो डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में सेम होता है, तो T1 प्लस 273 अपॉन T1 माइनस T2 छी। अगले में पूछे डेंसिटी, डेंसिटी होती है PM बाय RT। भैया ये 4-5 बार आया है भाई, इससे लल्लू पेपर कहां से ला के दें हम आपको। PM बाय RT, लेकिन यहां तो PM बाय KT दिया कि Na से डिवाइड कर दी, M बाय Na को स्मॉल m कहते हैं, R बाय Na को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23। अगला भैया अगला क्वेश्चन तो बहुत ही भयानक है। कह रहे हैं पहले m मास का एक पार्टिकल झूल रहा था, 3 सेकंड टाइम पीरियड था, बड़ी अच्छी बात। कह रहे टाइम पीरियड था 3 सेकंड, 2 पाई अंडर रूट m बाय k। फिर कह रहे हैं हमने क्या किया 5 सेकंड कर दिया टाइम पीरियड, पता कैसे, जब उस m में 1 किलोग्राम और जोड़ दिया। तो बताओ m कितने, अबे डिवाइड करो निकाल लो यार, कह दो आगे यार। सिखाई ऐसी बातें या नहीं सिखाई? मैंने ऐसे नहीं सिखाई थी, मैं तो ऐसे कहता था कि भैया मास कितना कर दिया होगा कि 5/3 टाइम्स हो जाए टाइम पीरियड, तो 25/9 टाइम्स मास हो गया होगा, 25/9 टाइम्स हो गया होगा। तो 1 में जोड़ा क्या 16/9, 1 में जोड़ा क्या 16/9, तो ये 16/9 हो गया। नहीं आया समझ में क्या? बाकी कर लो यार भैया, अगर डिवाइड कर लोगे भाई, देखो मैं आपको ये कह रहा हूं ना, आप सोचो 25/9 अगर अंदर आएगा तभी तो बाहर आके 5/3 बनेगा, तभी तो वो 3 कटेगा और 5 आ जाएगा। तो हमने 25/9m कर दिया, ये क्या हो गया 25/9m, ओ सॉरी 9/16, 25/9m अंदर हो गया, 25/9m, 9m/9m तो m हो गया, और 16m/9 और आ गया, और जो 1 है तो m क्या हो जाएगा 9/16। बाकी अगर ऐसा करो, टाइम पीरियड लिखो 2 पाई अंडर रूट m बाय के, फिर 1 किलोग्राम जोड़ दिया, फिर क्या करा 1 किलोग्राम जोड़ दिया, फिर 5 हो गया, 2 पाई अंडर रूट m प्लस 1 बाय के। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो m प्लस 1 है ना वो 25m/9 है। नहीं आया समझ में मैं क्या कहना चाह रहा था? मैं कह रहा था जो m प्लस 1 है ना, अंदर क्या करूं बेटा अंकिता पुत्र, 25/9 करूंगा तभी तो 5/3 आएगा। 3 जो टाइम पीरियड था वो उड़ा और 5 बन गया, 3 उड़ाना है और 5 बना, तो नीचे 3 करना ऊपर 5।
तो 25/9 टाइम्स कर दिया। या तो आप चुपचाप से डिवाइड करो, स्क्वायरिंग एंड डिवाइडिंग, खत्म बात यार, कह दो आ जाएगा आंसर यार। अबे डिवाइड करना है, ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, हाथ से करो। अरे n-1 n+1, बताओ बीट फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? 1। अगला क्वेश्चन देखो 43 वाला, भाई रोना आ जाएगा इस क्वेश्चन को देख के। सेकेंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप हैज सेम फ्रीक्वेंसी एज फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप ऑफ लेंथ L। फर्स्ट ओवरटोन क्लोज्ड पाइप का 3V/4L, और क्या कह रहे हैं, सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप 3V/2L। नहीं है बेटा, ओपन पाइप में V/2L, 2V/2L, 3V/2L। सेकेंड ओवरटोन मतलब 3V/2L, अगले से अगला वाला ओवरटोन नहीं है। V/2L का 2V/2L, 3V/2L। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं सेकेंड ओवरटोन क्लोज्ड वाले के बराबर, सॉरी फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड के बराबर है। फर्स्ट ओवरटोन क्लोज वाले का कहां पे V/4L आता है, अगला कहां पे आता है बेटा बताओ जरा अंजलि? 3V/4L, कह दो आ गया भाई। बस यहां से बेटा बराबर कर दो, ये काटो, L कितना आ गया 2L, और ऐसे टिक कर दो फोर्थ ऑप्शन पे। अगला कह रहे इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसपे टॉर्क कितना लग रहा है, टॉर्क बता रहे इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना है। टॉर्क क्या लगता है? PE sin थीटा। टॉर्क क्या लगता है? PE sin थीटा, P क्रॉस E। टॉर्क क्या लगता है? PE sin थीटा, P क्रॉस E। खत्म बात यार, P क्रॉस E हो जाता है टॉर्क। और बेटा अब PE sin 30 होता है टॉर्क। अब दिया क्या क्या है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, टॉर्क दिया, P आ गया, और P क्या होता है? Q इंटू L। चार्ज दिया है तो लेंथ ऑफ डाइपोल पूछ लेंगे, लेंथ ऑफ डाइपोल देंगे तो चार्ज पूछ लेंगे। कह रहे चार्ज बताओ कितना है, बता लेंगे? अरे बता लेंगे। तो इसी के साथ हमने 16 का फेज 2 समाप्त किया। डायरेक्टर साहब बहुत शानदार तरीके से खड़े होके कैमरा को बंद करेंगे।